Good morning and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको फंगजाई के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका यूनिट 4 रहेगा, जिसमें आपको बताना है कि जो फंगजाई होता है उनका फूड इंडस्ट्री पे एंड बेकरी और डेयरी इंडस्ट्री पे, साथ ही इनके ह्यूमन बीइंग के साथ इनका क्या ही कनेक्शन रहा है और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप लोग बने रहें एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या पढ़ना है आपको। किंगडम फंगजाई पढ़ना। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि जो कवक जगत होता है, जो किंगडम फंगजाई होता है, वो पृथ्वी जो आपका संपूर्ण अर्थ होता है, सबसे बड़ा जीवित जीव, मतलब सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक मतलब ये ऐसा होता है कि जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही लीफ होती है, ना ही रूट्स होती हैं, ना ही स्टेम्स होता है, लेकिन ऐसा जो कवक होता है जिनका एज अ फूड, जैसे मशरूम हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन्स के फील्ड में भी यूज़ हो सकता है। तो ये ऐसा जीव है कि जो पृथ्वी जगत में सबसे बड़ा जीवित जीव होता है ना। और इसके अलावा ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, एक कोशिकी, हेटेरोट्रोपी होते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकी। जो क्या करते हैं, पौधों, जो प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स, दोनों से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि ये एक कोशिकी होते हैं और पृथ्वी में सबसे बड़ा जीवित जीव होते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं कि ये पौधों और जानवरों से, जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल, दोनों से डिफरेंट है। लेकिन इन्हें, मतलब कवक जो होता है, कवक को एक अलग साम्राज्य में, एक अलग जो किंगडम है उसमें डिवाइड किया गया है। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी पूरे होल वर्ल्ड पे व्यापक रूप से वितरित हैं। और कवक लगभग 70,000 से अधिक स्पीसीज पाई गई हैं। जो कवक होते हैं इनकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। उसमें से जैसे कुछ मशरूम हो गया, जिसके बारे में मैंने बताया होगा, खमीर आपका, ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मॉरेल हो गया, जंग, स्मट, पफवॉल, ट्रफल्स, ये सारे हैं। इन सब के नाम आपको लिख लेना है, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि जो फंगजाई है उनका नेम डिफ़ाइन करें, देन आप 2-3 नाम तो एटलीस्ट याद करके रखें, बिकॉज़ आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है एंड एग्ज़ाम पे भी पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे एक बार और रिविज़न कर लेते हैं कि जो आपको पता है कवक जो होते हैं उनमें जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट यानी कि मोल्ड हो गया, खमीर हो गया, मॉरेल हो गया, जंग, स्मेट हो गया, फफवॉल, ट्रफल्स हो गया, ये सारे आपके इसकी वेराइटीज़ हैं जो कि आपका फंगी है। अब ये आपको पता है कि कवक मुक्त रहने वाले सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री रहते हैं। ठीक है, जो हवा में, पानी में, ज़मीन में, मिट्टी में, कहीं भी, आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे इनको देख सकते हैं। चाहे वो पौधों पे भी उग जाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन भी बनाते हैं, ताकि, क्योंकि ये अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जो कवक होते हैं। तो कवकों में ऐसा होता है कि पौधे और जानवर कहीं भी पाए जाते हैं। मतलब कवक के प्रकार के आधार पर उनका जो आकार होता है बहुत ही भिन्न होता है। इनका शेप जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन जो इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट होता है, आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कवक की कुछ प्रजातियां जहरीली भी हो सकती हैं, जो ह्यूमन बींग्स को, अपन को नुकसान भी पहुंचा जाती हैं, हार्मफुल होती हैं। और जबकि कुछ जो कवक होते हैं वो खाद्य योग्य भी होते हैं, यानी कि एज अ फूड मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको सीधे खाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी कवक अगर सीधे आप खाते हो, उसमें आपको क्या है, कभी कभी हाईली प्रोटीन वाले कवक भी होते हैं, या फिर उसमें कुछ टॉक्सिक्स भी होते हैं, जैसे नशीले हो गए। तो ऐसे कवक को खाने से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये कवक जो होते हैं एक, मतलब खाद्य पदार्थों के कंपोनेंट्स के फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं, खाद्य पदार्थ के घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। बढ़ती हूँ आगे की ओर। चलिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि कवक को एज अ फूड जो सोर्स होता है, भोजन के सोर्स के रूप में कैसे कवक को यूज़ करते हैं। तो आपको पता है जो मशरूम होता है, इससे वेजिटेबल आपकी सब्जी भी बनाई जा सकती। खमीर होता है, कवक से प्राप्त होने वाले अलग अलग खाद्य स्रोत हैं। जैसे आप इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें भी ईस्ट, वो जो होता है खमीर, खमीर होता है। ठीक है, तो कई हज़ार साल से पहले खाया जाता है। जैसे मशरूम, ईस्ट या तो सीधे खाया जाता है या फूड के कंपोनेंट्स के फॉर्म में खाया जाता है।
अब मशरूम की कई स्पीसीज होती हैं जो खाने योग्य होती हैं, ठीक है, और ये दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे उगाई जाती हैं, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। और ना ही एग्रीकल्चर के फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन है, बल्कि इनका मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ देखने के लिए मिलता है। तो मशरूम को सब्जियों की श्रेणी में रखा गया है, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उसमें, क्योंकि ये आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा इनसे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरी कम होती है, ठीक है, और ये फाइबर और विटामिन का जो विटामिन होता है, विटामिन बी का अच्छा सोर्स होते हैं। और साथ ही आपके जो मशरूम का सेवन बढ़ाने से क्या होता है कि जो मोटापा होता है या फिर डायबिटीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ होती हैं, ये बहुत चीज़ें कम करने में, मतलब ह्यूमन में जितनी भी जोखिम है उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके लिए मशरूम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट खमीर। ईस्ट की जो स्पीसीज़ है, विभिन्न प्रकार की स्पीसीज़ देखने के लिए मिलती हैं बेसिकली। एक सेकेंड। तो ये व्यापक रूप से जो ईस्ट होता है, ये भी खाद्य पेय और पदार्थों के रूप में जो किण्वन उत्पादों के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेट करके। और कवक के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब जैसे मशरूम और उनके पोषण संबंधी लाभों के बारे में आगे देखते हैं। आपको पता है कि जो फंगी होते हैं पूरे ही एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ उपयोगी हैं, एज अ फूड मटेरियल, एज अ मेडिसिन्स के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फफूंद होते हैं, फंगस होते हैं, या बीजाणु रोग पैदा करने वाले होते हैं, अलग अलग कवक। आपको पता है कि जो कवक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उसको तेज करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूकैरियोटिक जो होता है यूनिट्स, अपनी विशेषताओं और वर्गीकरण के संबंध में जीवों की निकटता से संबंधित होते हैं और वनस्पतियों से दूर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो कवक अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होती है। इसमें जैसे कवक ऑस्मोट्रॉफिक होते हैं, भोजन को अवशोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑस्मोट्रॉफिक जो कवक होते हैं भोजन को अवशोषित करते हैं। उनके सिरों पर क्या होता है, एक विशिष्ट हाइफा होता है, हाइफा जो भोजन की खोज करता है। साथ ही इनके जो गुणसूत्र होते हैं उसमें युक्त न्यूक्लिक कोशिकाएं होती हैं, न्यूक्लिक सेल्स होती हैं। ये परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशन भी रखते हैं। कुछ जो आपको एक्सेप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की बात करें तो जो कवक होते हैं कभी कभी अपना जो प्रजनन होता है, बीजाणु जैसे स्पोर्स होते हैं, उसके माध्यम से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। कवक को भोजन नष्ट करने वाले एजेंट के रूप में सोचते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इम्पॉर्टेंट है कवक का जो इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपको और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कवक मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण जीव है। कैसे महत्वपूर्ण जीव है? और एंटीबायोटिक दवाओं से लेकर, मतलब जो दवाएं होती हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे पेंसिलियम के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। पेंसिलियम क्राइसोसम, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और कैंसर के रोग के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी बनाई जा सकती हैं। तो जो मिट्टी होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने में एग्रीकल्चर के फील्ड पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही इंडस्ट्रियल फील्ड पे भी कवक का बहुत ही महत्व है। ह्यूमन बींग्स में की लाइफ में कवक का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, चलिए पढ़ते हैं। तो कई स्तर पर आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड, मेडिसिन्स। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये न्यूट्रिएंट्स होता है, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को और सड़े गले मृत पदार्थों को डिकम्पोज करके एज ए स्कैवेंजर के फॉर्म में आते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कीटों को मारते हैं, उनका अपना भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैविक जो कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, कवक पशु रोगजनक है, यानी कि कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पौधों और जानवरों को इन्फेक्टेड नहीं करते हैं। कुछ कवक जो होते हैं कीटों पर हमला करते हैं, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना एक कीटनाशक है,
जिसका जो होता है, अब इसका रीयूज़ पढ़ते हैं कि पुनः प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के साथ मिलकर, जो मिट्टी होती है किसके साथ मिलकर, बैक्टीरिया के साथ मिलकर मिट्टी में पौधों के मृत और जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं उनसे विघटित करके पदार्थ का पुनः चक्रण करते हैं। रिसाइकलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, इसलिए पुनः उपयोग मिट्टी को फर्टिल बनाने के लिए ये समृद्ध बनाता है। और कवक की जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों की अनुपस्थित मतलब नियंत्रित जो मलबा होता है, कचरा होता है, उसके एकत्रीकरण ढेर के कारण ये प्रक्रिया उसका प्रतिकूल प्रभाव भी दिखाती है। मेडिसिन के फील्ड पे देखेंगे, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में ये देखेंगे कि कवकों के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स का जो वाणिज्यिक महत्व बहुत अधिक है। फिर एंटीबायोटिक कवक द्वारा जो उत्पादित पदार्थ है, रोग जनकों के कारण होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए उपयोगी है। एक्टिनोमाइसेट्स मोल्स और एंटीबायोटिक्स का रोगाणुओं के विकास को रोकते हैं। ठीक है, तो बीमारियों को ठीक करने के अलावा जो पशुओं में तेजी से विकास और जो मांस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी इनका एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाला एंटीबायोटिक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अस्तित्व के लिए काफ़ी घातक होता है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देता है, किल करता है। और इसका उपयोग मतलब मानव कोशिकाओं जो ह्यूमन सेल्स हैं इस पर कोई नहीं प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक्स है जिसका औषधीय महत्व बहुत अधिक है और यह पेनिसिलियम से भी अधिक शक्तिशाली है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो पेनिसिलियम से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि ये भी एक एंटीबायोटिक है और यह क्योंकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु को मार देता है, वो ग्राम पॉजिटिव को मारता है पेनिसिलियम, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, तो दोनों को जस्ट अपोजिशन पे आपको याद रखना है। साथ ही ग्रिसोजोफुल्विन होता है, उसके प्रयोग से कैरोटीनाइड्स जो होता है उनको द्वारा इसका अवशोषण होता है। इसका यूज जो होता है फंगल जो आपके स्किन डिजीज़ होते हैं, दाग, रिंगवॉर्म्स, ऐसे रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है। ग्रिसोफुल्विन एक मतलब उसका यूज़ किया जा सकता है फंगल डिजीज़ के लिए। एगोर्ट जो होता है, एगोर्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया था, एगोर्ट का जो उपयोग होता है दवा और पशु चिकित्सा उद्योग में किया जाता है और इसका उपयोग बच्चे के जन्म देने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एगोर्ट का यूज़ किया जा सकता है। ओके, साथ ही एलएसडी जो लिसर्जिक एसिड एगोर्ट होता है उसका व्युत्पन्न है और इसका उपयोग मनोचिकित्सा में किया जाता है। फिर क्लेवेटिया नामक जो कवक होता है उसको सेवन करने से पेट के जो कैंसर होते हैं उससे बचाव हो सकता है। चलिए कृषि के फील्ड पे, एग्रीकल्चर के फील्ड पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी है उसको भी देख लेते हैं, बिकॉज ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी ब्रीफ हो गया है एंड आपको क्या करना है, वीडियो को रिवाइज करना है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो जो क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो कवक की गतिशीलता है बहुत ज़रूरी होती है। कवक की सक्रियता पौधों की वृद्धि में लगभग 70% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, मतलब 70%। आप समझ के चलिए कि 70% कवक की जो वृद्धि है, पौधों की वृद्धि में कवक का योगदान होता है। ठीक है, कवक जो होता है ह्यूमस निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण होती है और ये पशु और पौधे के जो पदार्थ हैं उनको क्षरण का कारण बनते हैं, मतलब जो डैमेज लीफ हो गई, गिर गई इन्वायरमेंट में जिसका साइड इफेक्ट हो रहा है तो उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं धीरे धीरे। लेकिन जो इनका उपयोग है कीटों के जैविक नियंत्रण में, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनका बायोलॉजिकल नियंत्रण में क्रमिक रूप से यूज होता है। और पौधों के कीटों का उपयोग कीटों की जो गतिविधियाँ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कीटनाशकों के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे एम्पोसा, सेपुलचोरलिस, कॉर्डिसप्स मैनहले, कुछ ऐसे नाम हैं। ठीक है, और कवक का उपयोग कृषि अनुसंधान में किया जाता है। कुछ प्रजातियों का उपयोग मिट्टी में, जैसे कॉपर हो गया, असैर्निक हो गया, कुछ एलिमेंट्स हैं उनका पता लगाने के लिए, और एंजाइम जो होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है, जैसे न्यूरोस्पोरा होता है। न्यूरोस्पोरा आपने एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। तो उसमें एक कवक होता है जो जैविक और आनुवांशिकी अनुसंधान में एक जीन, एक एंजाइम की परिकल्पना को जन्म देता है। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा क्या होता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में इम्पोर्टेंट होता है।
अब कवक पौधों की जड़ों के साथ साथ सिम्बायोटिक रिलेशन भी रहते हैं, इसमें लाइकेन एंड शैवाल होते हैं। ठीक है, तो माइकोराइज़ा के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अरहर के पेड़ होते हैं, 1 साल तक मैक्सिमम इनका टाइम पीरियड होता है रहने का। तो इनके अंदर माइकोराइज़ा, इनकी जड़ें जो होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, माइकोराइज़ा नामक कवक होता है जो इनमें लगने वाले कीटों को मारता है, साथ ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये भी बहुत आवश्यक है। और 80 to 90% पेड़ जड़ प्रणाली में कवक साथी मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब खाद्य के रूप में भी इसका महत्व है। कुछ कवक जो होते हैं उनका खाद्य प्रसंस्करण में भी यूज होता है, मतलब जबकि कुछ सीधे उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन खाद्य के रूप में जैसे मशरूम जो प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होते हैं और फैट कम होती है। बेकिंग और ब्रूइंग जो इंडस्ट्री होती है उसमें कवक का यूज़ किया जाता है। जैसे जाइमेज नामक कवक जो होता है, जाइमेज नामक जो एंजाइम होता है, इसमें चीनी का किण्वन करते हैं। क्या करते हैं, जो आपका शुगर होता है उसको फर्मेंटेट करते हैं। इससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। जब चीनी को किण्वित किया जाता है तो अल्कोहल बनता है, और जिसका उपयोग वाइन के प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग बेनिफिट्स हैं कवक के और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इस प्रक्रिया में एक प्रोडक्ट जो होता है उसका उपयोग सूखी बर्फ़ के रूप में, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यूज़ होता है। और बेकिंग उद्योग में जो आटा बनाने के लिए की जाता है, आटे को फ्लफ़ी बनाने के लिए, फुलाने के लिए और इसको लाइट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया होता है, इसमें ब्रेड का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जो क्या करता है कि जो बेकर्स होते हैं इसके नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ह्यूमन का है एक बहुत ही अच्छा सोर्स रहा है फूड का। फंगी के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं यहाँ देखेंगे, कवक जो आपका इकोसिस्टम है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है। साथ ही जो निरंतर कोशिका द्रव्य के साथ धागे जैसे जो हाइफे होता है उसका बना होता है। ठीक है, माइसीलियम कवक का जो होता है एक जाल होता है। इसमें ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट, टॉड स्टूल कवक के कुछ एग्जाम्पल हैं ना। और साथ ही कवक जो होता है बैक्टीरिया को अक्सर किल करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो परिस्थिति तंत्र में पोषक चक्र होता है, न्यूट्रिएंट जो साइकिल होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये दोनों तरह से सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। वीडियो के इन पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी है उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको पता है कि जो कवक होते हैं कुछ समय से वर्गीकृत किया जाता है। नई नई जो उनकी विशेषताएं होती हैं, उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे नई किस्म के प्रकारों में अभी तक पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो पुराने हैं जैसे बेसिडियोमाइकोटा हो गया, एस्कोमाइकोटा हो गया, ग्लेरोमाइकोटा हो गया, माइक्रोस्पोरेडिया हो गया, ये बहुत सारे कवक हैं जिनके नाम आपको नोट डाउन करने हैं, साथ ही रिविज़न करने हैं, तभी आपको बन पाएगा। अलग अलग तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिडियोमाइकोटा हो गया, एस्कोमाइकोटा हो गया, ग्लोमेरोमाइकोटा हो गया, माइक्रोस्पोरेडिया हो गया, साथ ही क्लेडियोमाइकोटा हो गया, निकैलियो मिस्टीमाइकोटा हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कवक हैं जिनका नाम आप लिख सकते हैं। जो बेसिडियोमाइकोटा होता है इसमें एगारिकस, पुकीनिया और ओस्ट्रेलिगो आते हैं। तो अलग अलग जो कवक के वर्ग हैं, जगत है, किंगडम है, उसमें अलग अलग कवक आते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा हो गया, एस्कोमाइकोटा में कार्डिसेप्स हो गया, मोरेल्स मशरूम हो गया, नीले दाग वाले जो वृक्ष कवक होते हैं। फिर ग्लेरोमाइकोटा में आता है गीगास्पोरा मार्गाकिडेटा, फिर माइक्रोस्पोरेडिया में होता है ग्लूकोकिडा। ठीक है, अलग अलग कवक होते हैं, अलग अलग जगत में आते हैं। बेसिडियोमाइकोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ रखा है। सो यहाँ पे पढ़ते हैं, बेसिडियोमाइकोटा जो होता है कई हाइफे से बना होता है और यौन रूप से ये प्रजनन करता है, जबकि एस्कोमाइकोटा होता है, ठीक है, ये अलग तरह से होता है। यहाँ पे अलग अलग कवक होते हैं जिनके रिप्रोडक्शन की बात की गई है कि कौन किस कवक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, साथ ही स्पोर्ट्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि जो मशरूम होता है उसकी खेती जो होती है खाद्य खमीर का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। इसमें हाई फाइबर होता है, यानी उच्च फाइबर होता है,
और ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स से भरपूर होता है। और दही और पनीर का जो प्रसंस्करण भी होता है, खमीर के लाभ होते हैं और विभिन्न प्रकार की ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और आज के लिए मैंने इतना ही लेक्चर, क्योंकि आज की ये जो लेक्चर है वो पूरी यूनिट्स को कवर करता है। इस वीडियो लेक्चर्स को यहीं इन करना चाहूँगी। इसके साथ ही मेरी गुड विशेज़ हैं, खुश रहें, मस्त रहें और कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें, साथ ही मेरे चैनल को सपोर्ट करें। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करती हूँ, कंटेंट सर्च करने के बाद ही 1-2 घंटे का जो कंटेंट सर्च करने की हार्ड वर्किंग के बाद ही आपका एक वीडियो लेक्चर मैक्सिमम 20 टू 80 मिनट्स का होता है, 18 मिनट्स का होता है। आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।